नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अमर सिंह। आज हम लोग न्याय आईएएस के प्लेटफॉर्म पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में कुछ दिख रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टारगेट बैचेस की हम अगर बात करें तो आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो है आप टारगेट बैच है न्याय आईएएस का, ठीक है। इसमें आपको उत्तर प्रदेश का जो हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, इसके अलावा राजस्थान का जो हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, इसके अलावा आपका जो है हरियाणा पीसीएसजे का एग्ज़ाम है। और ये फ़ोटो हमारी है, इसको आप पहचान रहे होंगे। तो मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट, और मैं चूँकि शिक्षा से जुड़ा हूँ और पढ़ाना चूँकि मेरा एक पैशन भी है, मैं पढ़ाता रहता हूँ। तो हम लोग आज जो है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज और उत्तर प्रदेश का हायर जुडिशियल सर्विसेज और राजस्थान का हायर जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज जो मैंने टॉपिक उठाया है, ये है संपत्ति का अंतरण अधिनियम, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये उठाने का मेरा कारण ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मोर और लेस जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और 1882 का ये कानून है। और इस कानून के एक एक प्रावधानों को हम पीसीएसजे के नज़रिए से देखेंगे। और जैसा भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपने देखा होगा, तो सबसे पहले आपको किसी भी अधिनियम की जो कार्य योजना है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, 1872 का ये संपत्ति, 1882 का ये संपत्ति अंतरण अधिनियम है। तो प्रश्न है कि ये जो प्रावधान है, ये जो कानून है, ये किस चीज़ के लिए व्यवस्था करता है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये कानून जो है किस किस चीज़ के लिए व्यवस्था करता है। तो ये कानून सबसे पहले प्रारंभिक के बारे में बताता है, जिसे आप एक तरीके से और प्रिलिमिनरी कह सकते हैं, या आप इसको जो है एक तरीके से प्रारंभिक कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रिलिमिनरी है, इसमें क्या है? प्रिलिमिनरी का मतलब होता है जब भी कोई अधिनियम या कानून बनाया जाता है तो उसके कुछ प्रावधानों को इस तरीके से रखा जाता है कि आप समझ पाएँ कि आखिर इस कानून में क्या है। जैसे उसका नाम क्या है, तो उसे शॉर्ट टाइटल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक्सटेंट कहा जाता है कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है, इसका एक्सटेंट क्या है। और इसके अलावा जो है एनफोर्समेंट इसका कब होगा। तो जो प्रिलिमिनरी होता है लगभग सभी कानूनों में होता है, ये तीन चीज़ों पर आप जो है देखेंगे आधारित होता है। एक तो शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल का मतलब हो गया कि इसका नाम क्या है, हिंदी में इसे संक्षिप्त नाम कहते हैं। और दूसरा जो है एक्सटेंट, यानी इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ होगा। और तीसरी बात हो गई एनफोर्समेंट, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तो ये तीन चीज़ें आपको प्रिलिमिनरी में ध्यान रखनी चाहिए। और इसका जो प्रारंभिक है, इसमें 4 धाराएं आपको मिलेंगी, यानी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक, 1 to 4, ये 4 धाराएं जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रारंभिक से संबंधित हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यह जो कानून है, संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो कानून है, ये कहता है ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी। क्या कहता है ये? ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। यानी संपत्ति जो है उसका अंतरण होगा, लेकिन संपत्ति का जो अंतरण है
वो बाई लॉ डिग्री की बात नहीं कर रहा है, वो बाई एनफोर्समेंट ऑफ किसी लॉ की बात नहीं कर रहा है, बाई एक्ट ऑफ स्टेट की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है पार्टीज के द्वारा, यानी पक्षकार। जैसे मैं और आप, अगर हम लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टी है जिसे हम बेचना चाह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो है जो भी हमारे राइट्स हैं उसमें, या जो हमारा ऑनरशिप है, या हमारा जो यूज़ुफ्रैक्ट है, उसको हम बेचना चाहते हैं, या उसको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसको हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसको हम गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वट एवर द मोड यू वांट, अगर जिस भी तरीके से आप चाहें अपने संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सिद्धांतों की बात की गई है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स की बात की गई है, और वो जो प्रिंसिपल्स हैं अगर आप देखेंगे तो वो लंबे चौड़े प्रिंसिपल हैं, वो कई धाराओं में आ जाते हैं, कई भागों में, उनको कई अध्यायों में अगर आप देखेंगे तो रखा गया है। जिसमें जो पहला अध्याय है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित है, इसमें आप देखेंगे तो अध्याय 5 से लेकर 53A तक, धारा जो है 5 से लेकर 53A तक, यानी ये धाराएं हैं जो ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित हैं। और इसमें भी अगर आप सेगमेंट करेंगे तो आपको जो है कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे जंगम या मूवेबल संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है, उसका जो है निर्वाचन है 35 में, या आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिमेंट की बात की गई है जिसे प्रभाजन कहा जाता है। फिर अस्थावर संपत्ति का जो अंतरण है वो 38 से लेकर 53A के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें आपको जो मोटी मोटी बातें कहें उसमें क्या है कि पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में, पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में, जिसमें आपको 5 से 34 तक की धाराएं मिलेंगी। फिर इसके बाद इसमें निर्वाचन जो है वो 35 में मिलेगा। फिर प्रभाजन जिसे कहते हैं, अपॉर्चुनिमेंट कहते हैं, वो आपको 36 से 37 में मिलेगा। फिर अस्थावर संपत्ति का अंतरण जो है उससे संबंधित जो सिद्धांत है 38 से लेकर 53 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि हम लोग जब पहला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको सिलसिलेवार ढंग से और छोटा करते हुए मैं आपको ले चलूँगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रीलिम्स के यानी प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न बनते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई आगे इसमें क्या है, तो इसमें आप देखेंगे अध्याय जो 3 है वह स्थावर संपत्ति के विक्रय के विषय में है। यानी विक्रय का मतलब हो गया सेल, यानी ऑफ सेल की बात करता है, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो स्थायी संपत्ति होती है उसे शुद्ध हिंदी में स्थावर कहा जाता है। और उस स्थावर संपत्ति से संबंधित जो ट्रांसफर है जिसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित जो ट्रांसफ़र की बातें हैं वो अध्याय 3 के अंतर्गत आती हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो 54 से लेकर 56 तक की जो धाराएं हैं वो स्थावर संपत्ति के विक्रय से संबंधित है। और विक्रय पर विलंकमों का उन्मोचन, यानी डिस्चार्ज ऑफ द इनकम्ब्रेंसेस ऑन सेल, जैसे मान लीजिए उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी बच्चे का भरण पोषण का दायित्व था, उस प्रॉपर्टी पर सरकार का जो है कोई जैसे सेल टैक्स या इनकम टैक्स या कुछ भी, या रेवेन्यू टैक्स या कुछ भी सरकार का एक उस पर बोझ था, जिसे शुद्ध हिंदी में विलंकम कहा जाता है, लेकिन इसे इंग्लिश में समझना ज़्यादा आसान है, इनकम्ब्रेंसेस कहा जाता है, या आप उसको कह सकते हैं एक प्रकार से भार। तो अगर संपत्ति बेची जा रही है तो उसका डिस्चार्ज कैसे होगा, ये सारी जो बातें हैं इस धारा के, इस अध्याय के अंतर्गत आ जाती हैं। और आप जो है 54 से लेकर 56 के बीच में आप देख सकते हैं ये सेल से संबंधित हो जाएंगी। 54 से लेकर 56 के बीच में धाराएं जो है ऑफ सेल से संबंधित हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मॉर्गेज की बात की गई है। मॉर्गेज भी एक तरीका है, संपत्ति आप बेचते तो नहीं है इसमें, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है, जो उसका यूज़ुफ्रैक्ट है, वो कुछ समय के लिए किसी और को धन के बदले में या किसी अन्य चीज़ के बदले में आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये आप जो है मॉर्गेज कर रहे हो,
और मॉर्गेज करने में ये जो जो सिद्धांत काम आते हैं उनकी बात है। अध्याय 4 के अंतर्गत ऑफ मॉर्गेजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑफ गेजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मॉर्गेजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी यहां देख रहे हैं आप, मॉर्गेज शब्द नहीं आया, मॉर्गेजेज आया है, तो इसका मतलब ये हो गया बंधकों, यानी बंधक जो है कोई एक प्रकार का नहीं होगा, बंधक कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मॉर्गेजेस के लिए वर्ड आया है, एंड चार्जेज और भारों के लिए भी बात की गई है। तो जो भार है या जो चार्जेस हैं उनकी भी यहाँ पर बात की गई है, और ये आपको 58 से लेकर धारा 80 तक के अंतर्गत जो है ये मिलेगा। 80 क्या, इससे भी ज़्यादा जो धाराएं हैं इसमें आ जाती हैं, लगभग आपका 104 तक चला जाता है। तो 58 से लेकर 104 तक आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है ये। 58 से लेकर 104 तक की जो धाराएं हैं ये किससे संबंधित है? ऑफ मॉर्गेज से संबंधित है। मॉर्गेज के साथ में यस जुड़ा हुआ है, कई प्रकार के मॉर्गेज होते हैं, उन सभी मॉर्गेजेस के बारे में यहाँ पर प्रावधान रखने का प्रयास किया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लीज की बात की गई है। लीज का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं? एक प्रकार से पट्टा जिसे कहते हैं। 105 से लेकर 117 ऑफ लीज, ऑफ लीजेस की बात की गई है, यानी LEASES, LEASES ऑफ लीजेस, ऑफ लीजेस ऑफ किसकी बात की गई है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें हैं लीज के अंदर 105 से लेकर 117, 105 से लेकर 117 तक के बीच में रखा गया है। फिर इसके बाद एक्सचेंज की बात की गई है। किसकी बात की गई है? एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सचेंजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सचेंज मतलब होता है कि एक टुकड़ा जमीन का मैं अपना आपको दे रहा हूं, एक टुकड़ा आप जमीन का आप मुझे अपना दे दीजिए। तो ये 118 से लेकर 121 के बीच में, 118 से लेकर 121 के बीच में जो धाराएं हैं ये एक्सचेंज से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? एक्सचेंज से। इसके बाद गिफ्ट, यानी इसके बाद किसकी बात की गई है? गिफ्ट की। तो यहां पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, देखिए अगर दिख रहा हो आपको, ठीक है दिख रहा है। ऑफ गिफ्ट यानी दान से संबंधित है, यानी अपनी प्रॉपर्टी है जो है आप किसी को दान कर सकते हैं। 122 से लेकर 129 तक, 122 से लेकर 129 तक के जो सेक्शंस हैं ये गिफ्ट से संबंधित हैं। गिफ्ट कौन दे सकता है, गिफ्ट कौन ले सकता है, गिफ्ट कब दिया हुआ मान लिया जाएगा, और जितने प्रकार के गिफ्ट के प्रोविजंस हैं। इसके अलावा जो 8वां चैप्टर है उसका आपका वो है अनुयोज्य दावों के अंतरण के विषय में, यानी एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफ एक्शनेबल क्लेम। क्या कहा जाता है? ऑफ एक्शनेबल क्लेम से संबंधित है। और ये जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं इनके लिए आप क्या समझोगे कि ये क्या चीज़ है, अभी हम आपको बताते हैं। 130 से लेकर 137 तक, 130 से लेकर 137 तक की धाराएं एक्शनेबल क्लेम से संबंधित हैं। तो ये देखिए बीच में आपकी आ गई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो आज की जो ये क्लास है इसमें सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है, मुझे लग रहा है कि ये गिफ्ट जो है आपको दिख नहीं रहा है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ऑफ गिफ्ट यहाँ लिख देता हूँ।
ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये 122 से लेकर 129 तक, अब शायद दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ऑफ गिफ्ट से संबंधित है, दान से विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो हमारा सेगमेंट है वो पूरा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज जो एक्ट है वो आपके सामने आ चुका है। बच्चों आपको एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि हायर जुडिशियल सर्विसेज या पीसीएस जे के जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगते तो हैं कि ये बड़े ऊपर से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत गहराई होती है, बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं। क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, यहाँ मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका इस कानून में जो पकड़ है वो सबसे पहले बेयर एक्ट पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप जज बनेंगे तो जो वकील होते हैं वो आपको भरमाने की कोशिश कर सकते हैं। वो कह देंगे इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है। तो किसी किताब में जाने से पहले सबसे पहले हमारी ज़रूरत ये होती है कि हम ये देखें कि वह एक्ट क्या कह रहा है, वो जो बेयर एक्ट है उसकी लैंग्वेज क्या है। तो उसी को आधार बनाकर मैंने आपके सामने ये सारी बातें यहाँ पर रखी हैं, जिसमें हमारा जो हेडिंग है ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। इसमें मैंने कहा कि सबसे पहले आपको जानना चाहिए प्रारंभिक या प्रिलिमिनरी के बारे में, जिसके अंतर्गत सिर्फ शॉर्ट टाइटल यानी संक्षिप्त नाम। देखिए यहाँ पर जो क्लास चलेगी ये बाइलिंगुअल चलेगी, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे हमारे पास में हैं, तो वो दोनों जो है इससे लाभान्वित होंगे। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा अंग्रेजी भी जानते हैं, कभी कभी कुछ हिंदी के शब्द उनको कोर्ट में मिलेगा, क्योंकि आप कोई हाई कोर्ट में नहीं जज बनने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो वकालत होती है वो हिंदी में होती है, और अन्य राज्यों में जो है हरियाणा या पंजाब में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो लोकल लैंग्वेज को भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद अगर हम करते एक्सटेंट माने होता है विस्तार, यानी इसका विस्तार कहाँ पर है, और एनफोर्स का मतलब है कि ये कब से प्रभावी हुआ। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इन्हीं तीन बातों पर होगा कि इसका नाम क्या है, इसका एक्सटेंट यानी विस्तार क्या है, और इसका जो है एनफोर्समेंट कब हुआ। साथ में हमने आपको बताया कि ये धारा 1 से लेकर 4 तक के जो प्रावधान है वो इससे संबंधित है। लेकिन ये कानून सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये कानून ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज यानी पक्षकारों के द्वारा जो संपत्ति का अंतरण किया जाता है उससे संबंधित ये हमारा कानून है, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जो 53 से लेकर 5 से लेकर 53A तक के बीच में रखे गए हैं। फिर हम बात करते हैं ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब प्रश्न है कि भाई साहब मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो निपटाना चाहता हूँ, एक शुद्ध हिंदी की बात करें, निपटाना चाहता हूँ। तो निपटाना चाहते तो आप कैसे निपटाना चाहते हैं? आप उसको अगर बेचना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की जो धाराएं हैं 54, 55, 56 ये जो है आपको सिद्धांत बताएंगे, प्रिंसिपल्स बताएंगे। अब आप कहते हैं नहीं साहब हम हमारी जो प्रॉपर्टी है ना इसको हम बेचना तो नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे हम कुछ पैसे भी कमा लें और ये प्रॉपर्टी हमारे पास रह भी जाए। तो इसको हम कहते हैं मॉर्गेज। तो मॉर्गेज 6-7 तरीके का मॉर्गेज होता है। तो कौन से तरीके से कैसे मॉर्गेज, मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं। इस नाते देखिए इसमें 58 से लेकर 104 तक की जो धाराएं हैं उनको रखा गया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बंधक कर सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैंने कहीं बांध दी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए और 1 साल के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज कर रहा हूँ। 1 साल आप उसका जो भी प्रोड्यूस है, जो भी उत्पन्न होगा जो खेत के अंदर, आप जो भी कुछ करें उसको आप ले लें, आप अपने पास में रखें, फिर 1 साल बाद प्रॉपर्टी मैं ले लूँगा, आपका पैसा मैं चुका दूंगा। ठीक है, तो ऐसे मॉर्गेज होता है। मॉर्गेज के और भी तरीके हैं, विलक्षण बंधक है, इंग्लिश बंधक है, बहुत सारे बंधक है, उनको हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद, अच्छा आप मॉर्गेज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं भाई साहब मैं लीज पर देना चाहता हूँ, रेंट पर देना चाहता हूँ, पट्टे पर देना चाहता
चाहता हूँ, कोई बात नहीं, इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर लीज आउट कर सकते हैं। तो इसमें लेसी लेसर का संबंध आ जाएगा। 105 से लेकर 117 तक की जो धाराएं हैं ये लीज से संबंधित है। फिर इसके बाद आप देखेंगे ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आप प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी प्लस कुछ धन ले सकते हैं। एक्सचेंज कैसे होता है, कौन करता है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, इन सारी चीजों के बातों की चर्चा हम करेंगे इस सेगमेंट के अंदर। और ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आप अपनी संपत्ति को गिफ्ट में दे सकते हैं, तो कौन गिफ्ट दे सकता है, कब गिफ्ट दे सकता है, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं या दावे होते हैं जिनको बेचा जा सकता है, इसको एक्शनेबल क्लेम कहा गया है, और कानून की नज़र में उसे संपत्ति का ही एक पार्ट माना गया है, उसे एक प्रकार की प्रॉपर्टी मानी गई दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, तो उसको कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम्स। और ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का 130 से लेकर 137 तक की धाराएं यहाँ से संबंधित है। तो एक बार आप नज़र बना लें, आप देख लें कि यहाँ पर आपको चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ प्रिलिमिनरी है, फिर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है, यानी सेल के द्वारा कैसे ट्रांसफर होगा उसके सिद्धांत हैं, फिर सेल करेंगे, फिर मॉर्गेज करेंगे, फिर इसके बाद लीज पर देंगे, फिर एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज के बाद देखिए 121 के बाद 122 में जाते हैं तो गिफ्ट हो जाता है, और फिर इसके बाद गिफ्ट करेंगे, और इसके बाद आप देखेंगे तो एक्शनेबल क्लेम यहाँ पर आ जाएगा 130 से लेकर 137 तक। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो एक्ट है उसके जो सेगमेंट्स हैं, उसके जो अध्याय हैं वो आपने देख लिया होगा। तो ये जो है अध्याय 8, कुल 8 अध्याय हैं, जिसमें ये पहला अध्याय है, ये दूसरा अध्याय है, ये तीसरा अध्याय है, ये चौथा अध्याय है, ये 5वां अध्याय है, ये 6ठा अध्याय है, ये 7वां अध्याय है, और ये 8वां अध्याय है। तो परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी चैप्टर्स इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें कुल 8 अध्याय हैं, ठीक है, और कुल 137 धाराएं हैं। इन धाराओं में कुछ धाराएं डिलीट हो चुकी हैं, समाप्त कर दी गई हैं। आपका जो कानून है सीपीसी की धाराओं के तहत कुछ धाराओं को अभी मैं बता दूंगा वो कौन कौन सी धाराएं और किसके द्वारा समाप्त की गई हैं। तो वो धाराएं कुछ इसकी समाप्त भी कर दी गई हैं, और इसके अलावा इसमें एनेक्सर या आप कह सकते हैं अनुसूचियां भी जुड़ी हुई हैं। एनेक्सर्स में जो है ये बताया गया कि जैसे कुछ मामले लिमिटेशन से संबंधित होते हैं या उससे संबंधित होते हैं, तो उनके बारे में रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि इसमें कौन कौन सी धाराएं जो है वो रिपील हो गई हैं, यानी समाप्त हो गई हैं। तो अगर हम देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, यानी जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है, इसकी कुछ धाराएं समाप्त हो गई हैं। तो अक्सर परीक्षा में इनके बारे में भी पूछा जाता है, जैसे धारा 74 यानी रिपील्ड सेक्शन, रिपील्ड सेक्शंस ऑफ टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो यहाँ पर कौन कौन सी धाराओं की हम बात कर रहे हैं, जो धाराएं समाप्त हो गई हैं। इसमें 74, 75 यानी सेक्शन 74, 75, धारा 74 और 75 खत्म हो गया है। इसके अलावा सेक्शन 80 यानी जो धारा 80 है वो भी खत्म हो गया है। इसके अलावा 85 से 90 तक की धाराएं जो है खत्म कर दी गई हैं। 85 से लेकर 85 से लेकर 95 तक की धाराएं खत्म कर दी गई हैं। और ये जो धाराएं खत्म की गई हैं, ये सारी धाराएं, इन धाराओं को सीपीसी की धारा 156 के तहत खत्म किया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। सीपीसी की धारा 156 के द्वारा इसको समाप्त किया गया है। सीपीसी की धारा 156 के तहत इनको समाप्त किया गया है। क्यों समाप्त किया गया, इसको भी हम जब आप आगे अंदर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको क्यों खत्म किया गया। इसके अलावा 97, 99, इसके अलावा 97, 99
99 में अगर आप देखेंगे तो सॉरी 130 135 ए 130 ए and 135A. So these are the section which repealed by the section 157 of the CPC के माध्यम से इनको समाप्त किया गया और कुछ धाराएं अलग कारणों से समाप्त की गई। तो ये CPC के धारा जो है समाप्त की गई। अब प्रश्न ये है कि भाई ये जो कानून है, इस कानून का उपयोग क्या है? इस कानून का उपयोग है जब भी हम लोग कोई संपत्ति चल या अचल, ठीक है, खरीदते हैं, बेचते हैं, एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उनके ऊपर ये धाराएं लागू होती हैं। लेकिन आपने पीछे अध्याय में देखा होगा कि ये जो अध्याय है ये भी बताते हैं कि भाई कौन से अध्याय को कहाँ पर हमें लागू करना है। तो बहुत ज़्यादा धाराएं नहीं है, 137 है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। और देख लें आप 1800 जो है 1882 का कानून है और ये हमारे देश में जो है 1 जुलाई 1882 से लागू हुआ है और अभी अनवरत जारी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी उपयोगिता न होती तो ये कानून इतने लंबे समय से नहीं चल रहा होता। तो इसकी उपयोगिता है, 1882 का कानून है ये और 1 जुलाई 1882 से ये लागू हुआ है। और इसमें जो असेंट मिली थी वो 17 फरवरी को मिली थी, 17 फरवरी 1882 को मिला था। इस पर अनुमति मिली थी, उस समय गवर्नर जनरल या जो कुछ भी हुआ करते हैं उनकी अनुमति मिली थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रियम्बल के लिए, ठीक है। जब भी कोई कानून पढ़ते हैं हम तो सबसे पहले उसका प्रियम्बल देखना चाहिए, उसकी उद्देशिका देखनी चाहिए कि उसकी उद्देशिका क्या कह रही है, उसका प्रियम्बल क्या कह रहा है। जैसे हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई भारत के संविधान की आप उद्देशिका पढ़ लीजिए, भारत के संविधान में जो है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हर कानून का प्रियम्बल बहुत कुछ जानकारी आपको नहीं देता है, वो बस ये बता देता है भाई उद्देश्य क्या है, इस कानून का उद्देश्य क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कहता है एन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कहा गया है टीपीए इज एन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है इसमें क्या कहा गया है, एन एक्ट, ठीक है। तो एक्ट को बच्चों देखो जब भी आपको लिखना हो तो ये जो है ऐसे कैपिटल में ए लिखा जाता है, इसका मतलब हमेशा अधिनियम होता है। एन एक्ट टू अमेंड द लॉ, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ relating to the transfer of property, relating to the transfer of property, an act to amend the law relating to the transfer of property by act of parties, by एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। देखो यहां अभी हमने आपको प्रियम्बल नहीं बोला है, लेकिन इस अधिनियम को जब आप पढ़ेंगे तो इसी लाइन से ये शुरू होती है, फिर वो कहेगी कि भाई वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, ठीक है। तो यानी अब जो है प्रियम्बल क्या कहेगा, अब यहां पर आएगा प्रियम्बल, और ये प्रियम्बल क्या कह रहा है देखिए, वेयर एज, यानी जो रॉबर्ट्स क्लॉज होता है वो क्या कहता है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, इट इज एक्सपीडियंट, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, ऐसा समाचीन है क्या, टू डिफाइन एंड अमेंड, क्या कहा जा रहा है प्रियम्बल में, टू डिफाइन, क्या कहा जा रहा है, टू डिफाइन एंड अमेंड, और फिर क्या कहा जा रहा है, सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ, सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ, certain part of law
रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, relating to the transfer of property, transfer of property by act of parties, by act of parties, by act of parties, और इट इज हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। ठीक है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, इट इज हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज, फिर उसके बाद धारा शुरू हो जाएगी। इट इज एज फॉलोज। तो सबसे पहले बच्चों मित्रों, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते अब आदत हो गई, तो बहुत सारे आप लोग होंगे जो हायर जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे, हो सकता है मेरे समकक्षी ही हो, और आपको बच्चों कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, आप समझदार हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो कानून शुरू हो रहा है ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहा गया कि एन एक्ट, यानी ये एक अधिनियम है। ये क्या है, एक अधिनियम है, और हमें पता है कि जो चीज़ अधिनियम होती है वो किसी विधान कानून बनाने वाली संस्था द्वारा उसके क्लॉज बाय क्लॉज, सेक्शन बाय सेक्शन, उसका जो भी है, अब चाहे भले ही अंग्रेजों के समय का बना, उससे फर्क नहीं पड़ता, कानून को एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। यानी ये कस्टमरी लॉ नहीं है, ये कोई प्रथागत कानून नहीं है, इस कानून को बनाया गया है, बेसिकली इस कानून को ड्राफ्ट किया गया है। अब देखिए तो ये क्या कह रहा है कि टू अमेंड द लॉ, यानी यहां कानून को संशोधित करने की बात हो रही है। प्रश्न है कौन से कानून की, तो जाहिर सी बात है कि जिस समय ये कानून बन रहा है, यानी हम कब की बात कर रहे हैं, 1882, 1882। तो क्या 1882 से पहले लोग संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं करते रहे होंगे? जाहिर सी बात करते रहे होंगे। और ये समय कब का है, ये मुगलिया सल्तनत का समय है, और उस मुगलिया सल्तनत के समय में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी लॉ रहा होगा, जो एग्जिस्टिंग कानून रहे होंगे, उन एग्जिस्टिंग लॉ, चाहे वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया हो देश के अंदर, वो लॉ के अंदर अमेंडमेंट करने की बात करी जा रही है कि अब भाई हम अमेंड कर रहे हैं। लेकिन अमेंडमेंट भी हम कहाँ कर रहे हैं, किस जगह पर कर रहे हैं, तो कहा गया कि रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि पक्षकारों के कार्य द्वारा, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, पक्षकारों के कार्य द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जीवित पक्षकारों की बात कर रहा है, यह मानव की बात कर रहा है, पार्टीज की बात कर रहा है। तो कौन पार्टी हो सकता है, सेक्शन उधर आगे आपको पता चलेगा। तो पक्षकारों के द्वारा जो संपत्ति का अंतरण किया जाता है, उसे हम बांटने, उससे हम संबंधित कानूनों का संशोधन करना चाहते हैं। अब हमारा उद्देश्य क्या है, तो जैसा कि समीचीन है, वेयर हैज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड। देखिए यहीं पर आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन छुपा हुआ है, ये प्री का क्वेश्चन है। प्री का जो एग्जाम होगा वो कहेगा डिफाइंड एंड एक्सटेंट, डिफाइंड एंड अमेंड। ठीक है, डिफाइन और अमेंडमेंट। चूंकि लॉ है तो यहाँ पर एक एक शब्द की बहुत अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है आपको, ये अमेंड करने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अमेंडमेंट होगा तो वो अमेंडमेंट कहाँ करना है, इनको वो अमेंडमेंट करना है उस लॉ के अंतर्गत, उस कानून के अंतर्गत जो कानून इससे संबंधित, संपत्ति से संबंधित पहले से हैं। तो परिभाषा भी देंगे ये,
ये कहते हैं हम परिभाषित भी करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जैसे अभी हम सेक्शन 2 देखेंगे, वहाँ पर बहुत सारे शब्दों का डिफिनीशन है कि क्रॉप क्या होता है और प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत सारी डिफिनीशंस दी हुई हैं। तो ये डिफाइन भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इनको अपने हिसाब से लॉ बनाना है उसको अमेंड भी कर रहे हैं। सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ, यहां पर देखिए निश्चित कर देना कि हम संपत्ति अंतरण से संबंधित सभी विभागों, सभी प्रभागों को नहीं बदल रहे हैं, हम उसके कुछ भाग को बदल रहे हैं। जैसे संपत्ति से संबंधित जो मुस्लिम लॉ के नियम है उसको इन्होंने टच नहीं किया है, साफ साफ लिख देते हैं कि ये मुस्लिम लॉ पर, मुस्लिम लॉ को, ये जो कानून है ये मुस्लिम लॉ के जो ट्रांसफर्स हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा सिद्धांतों पर। तो यहीं पर यहाँ इनका देखिए यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है कि रिलेटिंग टू द लॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तो कुल मिलाकर आपको इस प्रिलिमिनरी से या प्रियम्बल से ये ध्यान रखना है कि यह कानून, यह जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, यह कानून के सिर्फ उस भाग का संशोधन करती है, उस भाग को परिभाषित करती है जो संपत्ति अंतरण व्यक्तियों के कार्यों द्वारा, पक्षकारों के कार्यों द्वारा किया जाता है, उसको अमेंड करने या उसको संशोधित करने की बात करती है। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। तो ये कानून एक्ट ऑफ पार्टीज के ऊपर लागू होता है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नीचे कहा गया है इट इज इनेक्टेड बाय एज फॉलोज। तो इसे इस प्रकार निर्मित किया जाता है। तो इस प्रकार मतलब किस प्रकार इसको निर्मित किया जाता है, इसे आगे देखा जाएगा किस प्रकार इसको निर्मित किया जाता है। तो क्या कहा गया, पहला चैप्टर फर्स्ट, पहला चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में भी आप देखेंगे तो सेक्शन यानी धारा 1, सेक्शन 1 जो है वो प्रारंभिक है यानी प्रिलिमिनरी है। अब प्रिलिमिनरी या धारा 1 से क्या मतलब है, यहां पर सबसे पहले बात की गई है शॉर्ट टाइटल की। ये चीज़ें हो सकता है कि जो लोग HGS दे रहे हों उनके लिए बहुत आसान हो, लेकिन फिर भी कई की जगह आसान चीज़ें भी जो है हमें मात दे देती है। तो हमें ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्ट में बी कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। दिस एक्ट may be called the transfer of property act 1882, ठीक है। यहां पर सेक्शन 1 की जो बात है वो सिर्फ इतना कहता है कि ये जो कानून है इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यानी हमें फोकस करना है इसके नाम के ऊपर, जो नाम कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यानी इसका जो नाम होगा वह नाम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 हो सकेगा, ठीक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 हो सकेगा। इसके बाद देखिए जो इसकी धारा 2 है, सेक्शन 2 है। अभी मैंने 2 में परिभाषा बोल दी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। 2 में एंड कमेंसमेंट है, यानी इसका जो है आप कह सकते हैं प्रारंभ की बात की गई है। तो सेक्शन 2 ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। सेक्शन 2 कमिसमेंट का मतलब होता है प्रारंभ। कमिसमेंट का मतलब क्या होता है, प्रारंभ। और ये कहता है कि ये कानून जो है वो 1 जुलाई 1882 को लागू होगी। अब ये मेरा दावा है कि जितनी परीक्षाएं PCSJ की हुई होंगी,
जितनी परीक्षाएं HJS की हुई होंगी ये डेट आपसे जरूर पूछी गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कमेंसमेंट का जानना। यानी ये बताना चाहता है कि फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, जून जुलाई मतलब एक साथ। कभी कभी ये शब्द नहीं लिखेंगे तो आपको शब्द न ऐसे शब्द नहीं लिखेंगे, नंबर्स में डाल देते हैं, तो ध्यान रखना है 1/7/1882। क्योंकि हमारा माइंड सेटअप कैसा होता है, हम जैसा पढ़ते हैं ना वैसे ही हमें ध्यान रह जाता है, और एकदम से कोई चीज़ सामने आती है तो हम गड़बड़ा जाते हैं कि यार जून था जुलाई था, कंफ्यूजन हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे 1/7/1882। जुलाई का मतलब 7वां महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7th मंथ ऑफ द ईयर जो होगा 7वां महीना। तो 1 जुलाई 1882 को ये लागू हुआ। अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम रिवाइज कर ले। अभी तक हमने पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है एक अधिनियम है। दूसरा हमने पढ़ा इस चीज़ के लिए कि यह एक ऐसा अधिनियम है जो कि ये कानून के उस भाग का संशोधन करना चाहती है, उस भाग को ये अमेंड करना चाहती है जो पक्षकारों के द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित है। तो प्रियम्बल भी इसका इसी तरीके से बन जाता है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड। तो डिफाइन एंड अमेंड है, यानी ये परिभाषित भी करेगा और संशोधित भी करेगा सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ, यानी कानून का वह निश्चित या कुछ भाग जो कि एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करती है, यानी संपत्ति का अंतरण पक्षकारों के द्वारा किया जाता है, उसी भाग को ये संशोधित करती है। यानी बहुत बड़ा एरिया ये कवर नहीं करती है, साफ साफ कह दे रहे हैं कि हम उसी एरिया को संशोधित करेंगे, हम उसी एरिया को हम अमेंडमेंट करेंगे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित होगा, और वो भी जहां पार्टीज काम कर रही हैं, जहां पर पक्षकार काम कर रहे हैं, उस एरिया को हम अमेंड करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमने चैप्टर 1 का सेक्शन 1 देखा, जिसने कहा कि इस कानून का जो नाम है वह संपत्ति अंतरण अधिनियम हो सकेगा, में भी लिखा हुआ है तो इस नाते हो सकेगा लिखेंगे। और शॉर्ट जो सेक्शन 2 है वो इसका प्रारंभ यानी कमिसमेंट की बात करता है, और कमिसमेंट इसका जो प्रारंभ है वो 1 जुलाई 1882 से करेगा। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है इसका एक्सटेंट। इसका एक्सटेंट बहुत मज़ेदार है, बहुत बड़ा है, एक्चुअली में छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एक्सटेंट है। और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि संविधान के इतिहास में भी जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें अभी मैं बताऊंगा, हो सकता है कि उसके बारे में आपने कभी कानून पढ़ते समय, यानी जब आपने LLB किया था उस समय आपने ध्यान ही ना दिया हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 यानी जो तीसरा सेक्शन है ये एक्सटेंट की बात कर रहा है, यानी एक प्रकार से किसकी बात कर रहा है, विस्तार की बात कर रहा है। यानी ये जो कानून है, देखिए हर कानून का एक विस्तार क्षेत्र होता है, तो वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, उसका विस्तार क्षेत्र क्या है, इस बात के बारे में भी सबको पता होना चाहिए। कानून में एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, संदिग्ध कानून नहीं होना चाहिए। अगर कानून संदिग्ध है तो फिर वो लागू नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक्सटेंट क्या कह रहा है इसका, इट एक्सटेंड्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इट extends in the first instance, it extends, थोड़ा पेन की प्रॉब्लम आ गई है मुझे लग रहा है, in the instance, it extends in the first instance, TANCE। ठीक है, एक्सटेंड्स क्या कहा जा रहा है, यह पहली बार में कहाँ लागू होगा, टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बार में ये क्या कह रहा है, टू द होल ऑफ इंडिया। तब जम्मू कश्मीर की तो कोई बात ही नहीं थी, है ना, होल ऑफ इंडिया।
टू होल ऑफ इंडिया, यानी संपूर्ण भारत पर प्रथम दृष्टया यह लागू होता है संपूर्ण भारत पर, यानी भारत राज्य क्षेत्र। भारत राज्य क्षेत्र कब का, ये तो अंग्रेजों ने जब बनाया होगा तब की बात रही होगी, लेकिन फिर जब हमारा देश बना, हमारा संविधान बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार जो हमें टेरिटरी मिली और अंग्रेजों ने जो हमें टेरिटरी दी, तो जो भारत है आज का, जो आपका भारत है, उस पूरे भारत पर ये पहली बार में लागू होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या कहती है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी छोड़कर, किसे छोड़कर, क्या एक्सेप्ट की बात कर रहा है, द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द टेरिटरीज विच before 1st of November 1956, 1956, 1 नवंबर 1956, ठीक है, were comprised in B part states। देखिए कभी कभी आप लोगों को ये लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा कानून जानता हूं, चलिए अब मुझे आप बताइए यहां पर जो ये बात कही जा रही है, इस बात का आप मतलब बताइए क्या है। अंग्रेजी से आप ट्रांसलेट करके तो बता देंगे, लेकिन आपको यहां पर एक समस्या होगी। क्या समस्या होगी, ये कहा जा रहा है कि संपूर्ण भारत पर तो लागू होगा, लेकिन ये लागू नहीं होगा। देखिए यही कानून की बारीकियां होती हैं। ये कह रहा कि संपूर्ण भारत पर लागू होगा, लेकिन लागू नहीं होगा कहां पर, जो 1 नवंबर 1956 से ठीक पहले राज्य क्षेत्र सम्मिलित थे। कहां पर, इन कहां पर, आइए देखें, वो 3 जगह हैं। इन बी पार्ट स्टेट्स के, जो बी पार्ट के भाग थे उनमें अथवा यानी और लगा हुआ है, अथवा या, ये 2 चीजें हैं। इन स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यहां सिर्फ दिल्ली लिखा है क्योंकि ये जो दिल्ली है ये संघराज्य क्षेत्र है, तो इसको हम स्टेट नहीं लिख सकते हैं। ये यूटी है, दिल्ली जो है यूटी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी आइए अब जरा हम पॉजिटिव तरीके से पढ़ते हैं। यानी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये कहाँ नहीं लागू होगा, ये कहता है भाई साहब हम जो है बी पार्ट के स्टेट्स पर लागू नहीं होंगे। अब बड़े दिक्कत ये हो जाती है छात्रों के लिए कि भैया ये जो है बी पार्ट का स्टेट क्या ठहरा, हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। तो जब आप संविधान ठीक से नहीं पढ़े होंगे या संविधान के बारे में आपको ठीक से जानकारी नहीं हुई होगी तो आप बी पार्ट स्टेट्स के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कभी आपने भारत के जो संविधान है उसको ठीक से पढ़ा हो और उसके ठीक से पढ़ने के अलावा भी आपने उसमें ये पढ़ा हो कि जिस समय भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ
उस समय क्या परिस्थितियां थीं। यानी अगर आप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे और उसमें राज्यों का निर्माण के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो कौन से क्षेत्र थे, वो कौन से राज्य थे जिन पर जो है बी पार्ट स्टेट का जो है धब्बा लगा है। धब्बा तो नहीं बोलेंगे, उनको कैटेगराइज किया गया था। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा संविधान पढ़ा देता हूँ, संविधान बता देता हूँ। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में समस्या ये थी कि जो राजा महाराजा थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो भी आज़ाद हो गए थे। इसके अलावा जो है वो क्षेत्र जो कि डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में यानी प्रशासन में थे। इसके अलावा कुछ थे जो राजा महाराजा के क्षेत्र थे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पोषित नहीं कर सकते थे, पाल नहीं सकते थे, उनका भी क्षेत्र था। कुछ जगह आज़ादी की मांग चल रही थी। तो इसी वजह से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब हमारा संविधान बनाना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, भारत में ये प्रश्न उठा कि भाई भारत को प्रशासन के आधार पर बांटा जाए या भाषा के आधार पर। तो इसके लिए जो है आयोग बनाना पड़ा, ठीक है। और आयोग से ये कहा गया कि भाई आप बताइए कि भारत को कैसे बांटा जाए। तो उस समय जो है हमारे संविधान के निर्माताओं ने आयोग की स्थापना की और उस आयोग के जो है रिकमेंडेशन पर भारत को प्रशासनिक आधार पर बांटने का निर्णय लिया गया। और उस प्रशासनिक आधार पर 4 कैटेगरी बनाई गई, ए बी सी डी। इसमें जो 4 कैटेगरी जो ए बी सी डी की थी वह भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में यानी शेड्यूल फर्स्ट में उसको रखा गया था और ये चला था 1950 से लेकर 1956 तक। क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जो है आपका जो दूसरा आयोग राज्य पुनर्गठन का जो दूसरा आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में बना था, उस आयोग के रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए भारत का राज्य अधिनियम बनाया गया था और उनको संशोधित करने की बात हुई थी। तो 1 नवंबर 1956 से पहले बी पार्ट स्टेट्स की ये बात करता है कि भाई बी पार्ट स्टेट्स में ये कानून लागू नहीं होगा। तो बी पार्ट स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ कौन कौन से क्षेत्र थे जो उसमें आते थे। तो बी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद, ठीक है, मेरा पेन थोड़ा सा कम चल रहा है लेकिन आवाज़ से तो सुनाई दे रहा होगा, हैदराबाद इसमें था। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो है ये भी बी पार्ट का ही स्टेट था उस समय हमारे संविधान के अंतर्गत। इसके अलावा मध्य भारत, इसके अलावा मध्य भारत ये भी बी पार्ट का स्टेट ही था। इसके अलावा मैसूर स्टेट हुआ करता था, मैसूर, ठीक है, आज का कर्नाटका, मैसूर स्टेट। इसके अलावा पटियाला और पूर्वी पंजाब, पटियाला और पूर्वी पंजाब ये भी जो है एक बी पार्ट स्टेट्स का दर्जा रखता था। राजस्थान सौराष्ट्र, राजस्थान सौराष्ट्र, राजस्थान सौराष्ट्र। इसके अलावा त्रावणकोर कोचीन, त्रावणकोर कोचीन, ठीक है, एक ही है ये त्रावणकोर कोचीन ये। और इसके अलावा विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 क्षेत्र ऐसे थे जो बी पार्ट स्टेट्स का जिनको दर्जा दिया गया था। और भारत में जो शामिल हुई रियासतें हैं, इन्हीं रियासतों में ये वो रियासतें थी जो कि विशेष रूप से जो है संरक्षित रियासतें थी। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से वेल प्रोटेक्टेड स्टेट्स थी। इन्हीं बी पार्ट स्टेट्स के लिए ही भारत के संविधान में एक पार्ट बनाया गया था, आपको शायद पता होगा, 7th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 7th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
भारतीय संविधान का जो 7वां पार्ट है वो इन्हीं बी पार्ट स्टेटों की चर्चा करता था जो कि प्रोटेक्टेड स्टेट्स के रूप में रखी गई थी। तो हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, इसके अलावा स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली, यानी आप अगर जोड़ कर देखें तो 9, 10, 11, 12 लगभग 12 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लागू करने के लिए मना किया गया था, एक्सेप्ट कहा गया कि इनके अलावा ये पूरे भारत पर लागू होगा। अब प्रश्न ये है कि अगर परीक्षा में पूछा जाए आज की परिस्थिति में, यानी 1882 में हम नहीं पढ़ रहे, आज हम 2021 में पढ़ रहे हैं और 2021 में अगर हम देखते हैं तो आज स्टेट ऑफ बॉम्बे नहीं रह गया है, क्योंकि स्टेट ऑफ बॉम्बे जो है यह गुजरात और महाराष्ट्र में बदल गया है। पंजाब एज इट इज अभी है, दिल्ली एज इट इज है, हैदराबाद वगैरह जो है कर्नाटका में मिल गया, जम्मू कश्मीर राज्य था फिर यूटी हो गया, मध्य भारत को जो है ये मिडिल प्रोविंस है, मध्य प्रदेश के साथ मिला दिया गया, मैसूर जो है ये कर्नाटका हो गया, स्टेट ऑफ पटियाला पंजाब जिसे पेप्सू कहा जाता था ये भी पंजाब का भाग हो गया, राजस्थान इंटैक्ट है, सौराष्ट्र जो है ये गुजरात के साथ चला गया, त्रावणकोर और कोचीन जो है ये केरला के साथ चले गए, विंध्य प्रदेश जो है ये भी आपका उत्तर प्रदेश के साथ जो है मर्जर करके मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे क्षेत्र और एरियाज आज कहीं ना कहीं किन्हीं राज्यों के साथ मर्ज हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज के वर्तमान परिस्थितियों में यहां से प्रश्न पूछना बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन अगर कानून जिस समय का था और उस समय की परिस्थितियों में आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन कौन सी जगहों पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता, चूंकि अभी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, इसमें कोई संशोधन नहीं है, एज इट इज ऐसे लिखे हुए जो कि इनको संशोधित कर देना चाहिए, इनको बदल देना चाहिए। लेकिन बदलने का न कारण एक और है कि इसमें कहा गया कि राज्य सरकारें चाहे तो इन क्षेत्रों की जो सरकारें हैं वो स्पेशल गजेट के माध्यम से उन क्षेत्र या क्षेत्रों का नाम बता सकती है, समय बता सकती है कि कितने समय तक ये कानून वहां पर लागू हो जाएंगे या नहीं लागू होंगे। तो कुल मिलाजुलाकर इस कानून में यह भी इजाजत दी गई है कि पर्टिकुलर इन एरियाज के अंदर इस कानून को लागू भी किया जा सकता है। यानी अगर हम इससे आगे की बात देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि जो बी पार्ट स्टेट है ये अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें आगे कहा गया है बट दिस एक्ट और एनी पार्ट ऑफ मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एक्सटेंड टू द होल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सेड स्टेट्स बाय ए स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, यानी जो उस राज्य की सरकार होगी वो राज्य सरकार इस पूरे कानून को या इसके किसी एक भाग को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से उन क्षेत्रों पर लागू कर सकती है जहां पर भी ये लागू नहीं है। और इसके अलावा कहा गया एनी स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट ईदर द रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रॉस्पेक्टिवली, यहां तक कि वो जो राज्य सरकारें हैं, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती रूप से इस कानून को के लागू होने को वो मना भी कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, अब दिल्ली में मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो लाल डोरा के अंतर्गत आता है और कहा गया भाई लाल डोरा के अंतर्गत ये कानून जो है रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होने का मतलब यह है कि जब भी ये कानून बना उससे पहले के जो चीजें हैं या जब वो नहीं लागू था पीछे की तारीखों पर भी ये लागू हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। चूंकि सिविल लॉ है तो ये पीछे की डेट से और फर्दर डेट से भी लागू हो सकते हैं या उनसे एग्जम्पशन भी हो सकता है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, एग्जम्प्ट ईदर रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रॉस्पेक्टली, तो उनको एग्जेम्प्ट कर सकते। लाल डोरा का जो क्षेत्र है, गांव एरिया जो पंचायत होती है, दिल्ली के अंतर्गत भी पंचायतें हैं, तो उनको ये छूट दे सकते हैं कि भाई यहां पर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा इसी कानून में ये भी कहा गया है कि एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज एडमिनिस्टर्ड बाय सच गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस,
यानी इस कानून का कोई भी भाग जो है वो जो सरकारें हैं वो सभी या किन्हीं, यहाँ जो नीचे बातें कही जा रही हैं उससे जो है क्या कर सकती हैं, टेरिटरीज को एडमिनिस्टर्ड बाय सच गवर्नमेंट, यानी जो प्रशासन है फॉलोइंग प्रोविजंस को वो लागू कर सकती हैं, उनको नहीं भी लागू कर सकती, छोड़ सकती हैं। नेमली सेक्शन 54 यानी धारा जो 54 है, यानी जो विक्रय से संबंधित बातें हैं, सेल है, इसके अलावा सेल के अंदर भी जो धारा 54 है उसका दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है, उसकी बात की गई है। सेक्शन 59 मॉर्गेज व्हेन बाय द एश्योरेंस के द्वारा मॉर्गेज कब होगा उसकी बात की गई है। बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए, ये धारा जो है 59। इसके अलावा धारा 107 यानी लीज हाउ मेड, पट्टा कैसे किया जाता है, इससे संबंधित बातों के बारे में है। और धारा 123 गिफ्ट ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड, यानी दान अंतरण कैसे किया जाता है, यानी इन सब बातों को कुछ सेक्शंस हैं, धारा 54 का दूसरा और तीसरा खंड है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 59 है, 107 है, 123 है, ये 4 धाराएं दी गई हैं इसके अंतर्गत, जिसके किसी पार्ट को लागू किया जा सकता है या पूरा भाग लागू किया जा सकता है सेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। और फिर इसके बाद कहा गया है कि नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, 54 का पैरा 2 और 3, 59, 102, 103 शैल नॉट एक्सटेंड और एक्सटेंडेड टू एनी डिस्ट्रिक्ट और ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम टाइम बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 वेयर अंडर पावर ऑफ द बाय द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द एक्ट और अदरवाइज। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि फिर भी ऊपर चाहे जो बात कही जा रही हो धारा 54 के लिए या जो है धारा आपका 59 के लिए, 107 के लिए या जो है 123 के लिए, लेकिन अगर कोई भारत का ऐसा जिला है या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अगर उसके एनेक्सर फर्स्ट के द्वारा जो अनुसूची फर्स्ट है उसमें अगर जो है एग्जेम्प्ट किया गया है किसी को कि वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये धाराएं लागू नहीं होंगी। कुल मिलाकर यहाँ कुछ बातें पहले लागू हो रही हैं, कुछ बातें फिर नहीं लागू हो रही हैं, फिर कहा जा रहा है कि इनको लागू कर लें। आइए मैं आपको एकदम नट सेल में समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। पहली बात, दिमाग में क्या बिठाना है, आपको बिठाना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कानून है प्रथम दृष्टया पूरे देश में लागू होता है। दूसरी बात, यह कहा गया कि यह कानून जो 1 नवंबर 1956 से पहले, ठीक पहले भारत के जो संविधान है उसका जो बी पार्ट, वैसे संविधान का नाम नहीं लिया गया है इस कानून के अंतर्गत, लेकिन आपको समझना है कि 1956 की जब बात हो रही है इसका मतलब ये अमेंडमेंट करके चीजें बाद में डाली गई होंगी। तो 1956 1 नवंबर 1956 से पहले, ठीक पहले बी पार्ट का जो स्टेट हुआ करते थे, उन बी पार्ट के जो स्टेट थे वहां पर ये जो है लागू नहीं होंगे, यानी ये हैदराबाद में लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, मध्य भारत में लागू नहीं होगा, मैसूर में लागू नहीं होगा, पटियाला और पूर्वी पंजाब में नहीं लागू होगा, ये राजस्थान, सौराष्ट्र, इसके अलावा कोचीन, त्रावणकोर और इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं विंध्य प्रदेश में इसे लागू करने से मना किया गया है। फिर भी और साथ में कहा गया अथवा स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ पंजाब और दिल्ली, यहां पर ये नहीं लागू होंगे। लेकिन ये कहा गया कि यहां की जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो नोटिफिकेशन के द्वारा इनको लागू चाहे तो कर सकती हैं, अधिसूचना के द्वारा इनको लागू कर सकती हैं। हाँ, इसमें भी कुछ धाराओं की बात की गई है, वो धाराएं हैं जैसे 54 है, 59 है, आपका 107 है, 123 है। इसके बारे में कहा गया कि ये किसी ऐसी जगहों पर रेट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली भी लागू कर सकते हैं। लेकिन भले ही ऊपर जो बात कही जा रही है, हमने अभी तक जो पढ़ा, अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के द्वारा कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई ट्रेड जो है अगर ऐसा है जो एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन के पर्पज
वजह से, तो फिर वहाँ पर ये धाराएं लागू नहीं होंगी। तो एक दो बार आप इस वीडियो को और सुनेंगे, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिर साथ में जो आपका बेयर एक्ट है उसको अब आप रीड करेंगे तो और चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। आपने देखा यहाँ पर मैंने इसे तोड़ तोड़ कर आपके लिए बना दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आगे की धाराओं की भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आप आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बारे में समझते हैं। थैंक यू।